हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लेजेंडरी सेल्फ डिसिप्लिन बाय पीटर हॉलिन्स बुक के बारे में। समीर एक ऐसा इंसान था जो हमेशा छोटी छोटी चीजों में हार मान लेता था। उसे अपने आप पर ज्यादा भरोसा नहीं था और न ही किसी बड़े लक्ष्य को पाने की हिम्मत करता था। उसकी जिंदगी किसी तरह की डायरेक्शन के बिना चल रही थी। एक दिन अपने शहर के छोटे से लाइब्रेरी में घूमते हुए उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी। किताब का नाम था लेजेंडरी सेल्फ डिसिप्लिन, लेसन्स फ्रॉम मिथोलॉजी एंड मॉडर्न हीरोज ऑन चूजिंग द राइट पाथ ओवर द इजी पाथ। किताब का नाम सुनते ही समीर के मन में क्यूरियोसिटी जागी। उसने सोचा, शायद यही वो चीज़ है जो मेरी जिंदगी में मिसिंग है। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने वो किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। किताब का पहला लेसन था द पावर ऑफ चॉइस ओवर टेम्पटेशन। समीर ने पहली लाइन पढ़ी। स्वनियंत्रण के बारे में मूल रूप से सोच समझकर किए गए चुनावों के बारे में है। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उसने किताब में आगे पढ़ा कि कैसे हर इंसान की जिंदगी में चॉइसेस ही उसकी डायरेक्शन तय करती हैं और ये सिर्फ बड़े डिसीजंस तक सीमित नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे सुबह जल्दी उठना या जंक फूड अवॉइड करना असल में जिंदगी में बड़ा फर्क लाती है। समीर ने चैप्टर के दौरान एक उदाहरण पढ़ा। किताब में लिखा था, इमेजिन एक वॉरियर खड़ा एक फोरकेड रोड पर, वन पाथ आसान और स्मूथ लीडिंग टू इमीडिएट प्लेजर, वाइल दूसरा है रॉकी और स्टीप लेकिन प्रोमिसेस इटर्नल ग्लोरी एट द एंड। ये सुनते ही समीर को लगा कि उसकी जिंदगी भी ठीक ऐसी ही है। वो हमेशा स्मूथ पाथ चुनता था जो इमीडिएट कंफर्ट देता था लेकिन लॉन्ग टर्म में उसे कहीं नहीं ले जाता था। समीर को अपनी एक पुरानी आदत याद आई। हर बार जब भी उसे पढ़ाई करनी होती वो नेटफ्लिक्स खोलकर कोई रैंडम शो देखने लगता। वो सोचता, बस 30 मिनट फिर पढ़ाई करूंगा, लेकिन 30 मिनट कब 3 घंटे बन जाते उसे पता भी नहीं चलता और फिर गिल्ट में वो खुद को कोसता कि उसने अपना वक्त बर्बाद कर दिया। किताब के अगले पैराग्राफ में लिखा था कि टेम्पटेशन हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन फर्क इस बात से होता है कि आप टेम्पटेशन के सामने कैसे रिएक्ट करते हैं। आप उसे कंट्रोल करते हैं या वो आपको। समीर ने पढ़ा कि सेल्फ डिसिप्लिन का असली मतलब है अपने चॉइस को कॉन्शियसली मैनेज करना। उसने सोचा, मैं हर बार टेंशन के सामने हार क्यों मान लेता हूं? क्या मुझे सच में पता है कि मैं किसे चूज कर रहा हूं? किताब में मिथोलॉजी के एक किस्से का जिक्र था, ओडिसियस नाम के एक ग्रीक हीरो की कहानी। जब वो और उसके साथी समुद्र के रास्ते अपने घर जा रहे थे तो उन्हें एक आइलैंड के पास से गुजरना पड़ा जहां सायरन्स नाम की क्रीचर्स अपने मेस्मराइजिंग सॉन्ग से नाविकों को अट्रैक्ट करती थीं। उनकी आवाज इतनी मोहक होती थी कि जो भी सुनता वो कंट्रोल खो देता और उनकी ओर खींचा चला जाता। ओडिसियस ने ये जानते हुए अपने कानों में मोम डाल लिया और खुद को मस्तूल से बांध लिया ताकि वो सायरन्स के जाल में न फंसे। समीर को यह कहानी फैसिनेटिंग लगी। उसने सोचा, क्या मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा सिस्टम हो सकता है जो मुझे टेम्पटेशन से बचाए? समीर के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, जब मैं नेटफ्लिक्स देखने बैठता हूं तो मुझे एक रिमाइंडर चाहिए जो मुझे रोके। उसने अपने फोन में एक अलार्म सेट किया जो हर दिन शाम को 6 बजे बजेगा और एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, आर यू चूजिंग नेटफ्लिक्स और योर फ्यूचर? किताब पढ़ते पढ़ते समीर को अपनी आदतें याद आईं। उसने सोचा कि उसका बिगेस्ट चैलेंज था इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को रेजिस्ट करना, जैसे जंक फूड खाना। उसे पता था कि वो खाना अनहेल्थी है, लेकिन फिर भी वो चिप्स के पैकेट की तरफ हाथ बढ़ा ही देता। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में उस पल के टेस्ट के लिए अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं? किताब में लिखा था कि टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना आसान नहीं है, लेकिन यह प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। एक सिंपल टेक्निक थी, पॉज एंड रिफ्लेक्ट। जब भी कोई टेम्पटेशन सामने आए तो रुक कर खुद से पूछो, क्या यह चॉइस मुझे मेरे गोल के करीब ले जाएगी या दूर? समीर को यह टेक्निक बड़ी सिंपल लेकिन पावरफुल लगी। उसने सोचा कि अगली बार जब उसे टेम्पटेशन फेस होगा तो वो इसे जरूर ट्राई करेगा। उस रात समीर ने एक डिसीजन लिया। उसने अपनी अलमारी खोली, सारे जंक फूड के पैकेट्स निकाले और डस्टबिन में डाल दिए। ये करना इतना आसान नहीं था। एक पल के लिए उसने सोचा, शायद रख लेता हूं,
बाद में काम आएंगे। लेकिन फिर उसे किताब के वर्ड्स याद आए, चुनना सही रास्ता आसान रास्ते से बेहतर है। उसने खुद को रिमाइंड किया कि वो अपनी हेल्थ के लिए ये कर रहा है। अगले दिन सुबह समीर ने अलार्म क्लॉक बंद करके स्नूज मारने की बजाय उठने का फैसला किया। ये उसके लिए पहला कॉन्शियस चॉइस था, टेम्पटेशन के खिलाफ। उसने किताब में पढ़ा था कि सेल्फ डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, जितना इसे प्रैक्टिस करते हो उतना ही ये स्ट्रांग होता है। दिन भर उसने छोटे छोटे डिसीजंस लिए, जैसे ऑफिस में उसने चाय के साथ बिस्किट खाने की बजाय सिर्फ ग्रीन टी पी। उसने अपने लंच ब्रेक में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की बजाय किताब का दूसरा चैप्टर पढ़ा। ये सब करते हुए उसे पहली बार महसूस हुआ कि सेल्फ डिसिप्लिन का असली पावर क्या है। समीर ने सीखा कि टेम्पटेशन सिर्फ खाने या एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है, ये हर जगह होती है। जैसे ऑफिस में गॉसिप करने का टेम्पटेशन या दूसरों को ब्लेम करने का टेम्पटेशन जब चीज़ें गलत हो रही हों। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लेकिन समीर ने खुद से वादा किया कि वो हर बार अपनी चॉइसेस को कॉन्शियसली असेस करेगा। उस रात जब समीर ने अपने दिन का हिसाब लगाया तो उसे एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन हुई। उसने सोचा, आज का दिन प्रोडक्टिव था और ये सब उस किताब की वजह से हुआ। लेकिन फिर उसे याद आया कि ये तो बस शुरुआत थी। उसके सामने अभी और लेसन्स थे और हर लेसन उसे कुछ नया सिखाने वाला था। किताब उसके सामने थी और समीर ने उसे फिर से खोला। उसने सोचा, आज मैंने टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना सीखा, लेकिन अब मुझे जानना है कि अगले स्टेप में क्या है। उसने चैप्टर पलटना शुरू किया। समीर ने किताब के अगले पन्ने पलटे और देखा कि अगला लेसन था रोल मॉडल्स एज गाइड्स। उसने सोचा, ये इंटरेस्टिंग है, शायद मुझे कुछ और नया सीखने को मिले। पहले पेज पर ही लिखा था कि लर्निंग फ्रॉम रोल मॉडल्स बोथ मिथिकल एंड कंटेम्पररी कैन शेप द वे वी अप्रोच चैलेंजेस इन लाइफ। समीर को यह लाइन पढ़कर अपनी जिंदगी की कमी महसूस हुई। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं था जिससे वो सीख सके। किताब में मिथोलॉजी से एक और कहानी थी। इस बार यह ग्रीक हीरो हेराक्लीस की थी। हेराक्लीस को उसकी ताकत और साहस के लिए जाना जाता था, लेकिन असली लेसन उसकी चुनौतियों से था। एक बार उसे द 12 लेबर्स पूरे करने को कहा गया। असंभव से लगने वाले टास्क्स, जैसे कि एक विशाल शेर को मारना, अमृत लाना और एक जंगली सांड को काबू करना। हेराक्लीस ने कभी शिकायत नहीं की। उसने हर काम को पेशेंस और स्ट्रैटेजी के साथ पूरा किया। समीर को यह कहानी सुनकर लगा कि हेराक्लीस जैसी क्वालिटीज उसमें बिल्कुल नहीं थी। वो हमेशा मुश्किल काम को टालता था और आसान रास्ता चुनता था। लेकिन अब वो सोचने लगा कि अगर उसने हेराक्लीस जैसे क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप किए तो शायद वो भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता है। किताब में कंटेम्पररी हीरोज की बात भी की गई थी, जैसे कि महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा के जरिए पूरी दुनिया को बदला। किताब में लिखा था कि गांधीज एबिलिटी टू प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन वॉज रूटेड इन हिज अनवेवरिंग कमिटमेंट टू हिज प्रिंसिपल्स। समीर को महसूस हुआ कि गांधी भी एक इंसान थे, लेकिन उनकी डेडिकेशन ने उन्हें महान बना दिया। फिर किताब में एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी। लिखा था कि अपने लिए 3 रोल मॉडल्स चुनो। समीर ने तुरंत सोचना शुरू किया। पहला नाम जो उसके दिमाग में आया वो था एपीजे अब्दुल कलाम। उसने सोचा कि कलाम साहब की सिंप्लिसिटी और हार्ड वर्क एथिक उसे हमेशा इंस्पायर करती थी। दूसरा रोल मॉडल था हेराक्लीस, मिथोलॉजी का हीरो। उसने सोचा कि उसकी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन उसे चैलेंजेस से लड़ने की सीख दे सकती है। तीसरा नाम उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर का सोचा, जिन्होंने हर बार अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज किया और उनकी कमजोरी को उनकी स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश की। किताब में लिखा था कि रोल मॉडल्स को सिर्फ एडमायर करने से कुछ नहीं होगा, आपको उनकी स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करना होगा। समीर को यह आइडिया काफी प्रैक्टिकल लगा। उसने सोचा, मैं कलाम सर की तरह डिसिप्लिन्ड बन सकता हूं, सुबह जल्दी उठकर अपनी प्रायोरिटीज पर काम करना शुरू कर सकता हूं और हेराक्लीस की तरह मैं अपने डर से लड़ने की कोशिश करूंगा। समीर ने किताब में एक और एग्जाम्पल पढ़ा, नेल्सन मंडेला का। मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन उन्होंने अपनी होप नहीं छोड़ी।
किताब ने समझाया कि मंडेला ने सेल्फ डिसिप्लिन का इस्तेमाल अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इंटैक्ट रखने के लिए किया। समीर को इस कहानी से ये सीख मिली कि चाहे हालात कितने भी खराब हों, अगर आप अपने गोल से जुड़े रहें तो आप जीत सकते हैं। किताब के बीच में एक और एक्सरसाइज थी। लिखा था, थिंक ऑफ अ चैलेंज यूर फेसिंग एंड आस्क योरसेल्फ हाउ वुड योर रोल मॉडल अप्रोच इट। समीर को इंस्टेंटली अपनी सबसे बड़ी समस्या याद आई, प्रोक्रेस्टिनेशन। वो हमेशा चीज़ों को टाल देता था। उसने खुद से सवाल किया, अगर कलाम सर होते तो क्या करते? जवाब साफ था, वो सुबह जल्दी उठते, अपना प्लान बनाते और उस पर एक्शन लेते। समीर ने सोच लिया कि अगली सुबह वो अपने प्रोक्रेस्टिनेशन के खिलाफ एक्शन लेने वाला है। उसने एक प्लान बनाया, सुबह 6 बजे उठेगा, बिना सोशल मीडिया स्क्रॉल किए स्ट्रेट अपने स्टडी टेबल पर जाएगा। उसने कलाम सर का कोट याद किया, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। समीर ने खुद से वादा किया कि वो अपने सपनों को लेकर उतना ही कमिटेड रहेगा। अगले दिन सुबह जब उसका अलार्म बजा तो उसने स्नूज करने की बजाय उठने का फैसला किया। ये उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन कलाम सर के बारे में सोचकर उसे मोटिवेशन मिला। उसने सोचा, अगर मैं अपने छोटे छोटे कामों में डिसिप्लिन्ड हो सकता हूं तो बड़े गोल्स भी हासिल कर सकता हूं। समीर को एक और कहानी याद आई जो उसने किताब में पढ़ी थी। ये ब्रूस ली की थी। ली ने एक बार कहा था कि मैं डरता नहीं वह आदमी जिसने 10,000 किक्स एक बार की थी, लेकिन मैं डरता हूं वह आदमी जिसने एक किक 10,000 बार की थी। इस कोट ने समीर को सिखाया कि मास्टरी छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स से आती है। उसने खुद से वादा किया कि वो अपनी पढ़ाई और हैबिट्स में कंसिस्टेंसी लाएगा। उस दिन उसने किताब का दूसरा चैप्टर फिर से पढ़ा। उसने लिखा कि रोल मॉडल्स को याद रखना काफी नहीं है, आपको उनके जैसे हैबिट्स डेवलप करनी होंगी। समीर ने अपने फोन में एक वॉलपेपर लगाया जिसमें उसके 3 रोल मॉडल्स के कोट्स थे। कलाम सर का कोट, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग। हेराक्लीस की मिथोलॉजी से लिया गया एक लाइन, स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम स्ट्रगल। और उसके प्रोफेसर का एक सिंपल रिमाइंडर, बिलीव इन योरसेल्फ इवन व्हेन नो वन एल्स डज। समीर ने महसूस किया कि रोल मॉडल्स न सिर्फ इंस्पिरेशन देते हैं बल्कि डायरेक्शन भी देते हैं। जब भी वो खुद को स्टक पाता, वो सोचता, अगर मेरे रोल मॉडल्स होते तो वो क्या करते? ये सवाल उसकी सोच को क्लियर करता और उसे एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता। उस रात उसने अपनी डायरी निकाली। उसने लिखा, आज मैंने कलाम सर से डिसिप्लिन सीखा, हेराक्लीस से करेज और मेरे प्रोफेसर से बिलीफ। मुझे अब लगता है कि मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। समीर को पता था कि किताब में और भी लेसन्स थे। उसने सोचा कि अगली बार वो कौन सी नई चीज सीखेगा। समीर ने अगला लेसन शुरू किया। इस बार चैप्टर का नाम था विल पावर एज अ फाइनाइट रिसोर्स। उसने पहले ही पेज पर लिखा देखा, विल पावर इजंट इन्फिनिट, इट्स लाइक अ बैटरी दैट ड्रेन्स थ्रू आउट द डे। टू सक्सीड यू मस्ट लर्न टू मैनेज इट वाइजली। ये पढ़ते ही समीर कुछ चौंक गया। उसे हमेशा लगता था कि विल पावर कोई ऐसी चीज है जो अगर चाहो तो एंडलेसली इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अब उसे समझ आया कि उसकी एनर्जी और फोकस भी एक लिमिट के साथ आते हैं। किताब ने शुरुआत डिसीजन फैटीग के कॉन्सेप्ट से की। इसमें लिखा था कि हर बार जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हम अपनी विल पावर का कुछ कुछ हिस्सा खर्च करते जाते हैं। समीर ने सोचा, शायद यही वजह है कि दिन के अंत में मैं इतना एग्जॉस्टेड महसूस करता हूं और सारी अच्छी आदतें टूट जाती हैं। किताब ने एक एग्जाम्पल दिया। लिखा था कि स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग हर दिन एक जैसा कपड़ा पहनते थे। उनके वार्डरोब में सिर्फ वही आउटफिट्स होते थे जो उन्हें पसंद थे। कारण, ताकि उन्हें रोज कपड़ों के बारे में सोचकर अपनी विल पावर बर्बाद न करनी पड़े। समीर को यह आइडिया काफी स्मार्ट लगा। उसने सोचा, मैं भी अपने डिसीजंस को सिंप्लीफाई कर सकता हूं। हर छोटी चीज पर एनर्जी बर्बाद करना बंद करना चाहिए। समीर ने अपनी दिनचर्या के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि उसकी विल पावर सुबह सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है वो कमजोर हो जाती है। सुबह वह मोटिवेटेड होता था, लेकिन शाम होते होते वह अक्सर जंक फूड खा लेता या नेटफ्लिक्स पर घंटों बर्बाद कर देता। अब उसे समझ में आ गया था कि यह डिसीजन फैटीग और डिप्लीटेड विल पावर का नतीजा था।
किताब ने इस समस्या का एक समाधान बताया, क्रिएट हैबिट्स एंड सिस्टम्स दैट मिनिमाइज द नीड फॉर कॉन्स्टेंट डिसीजन मेकिंग। समीर को लगा कि यह एडवाइस काफ़ी यूजफुल थी। उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ सिस्टम्स बनाने की ठान ली। पहला स्टेप था अपनी मॉर्निंग रूटीन को सिंप्लीफाई करना। उसने तय किया कि वह रोज़ एक ही टाइम पर उठेगा और अपने कपड़े और ब्रेकफास्ट पहले से तैयार कर लेगा। उसने अपने फ़ोन पर एक नोट लगाया, डोंट वेस्ट एनर्जी ऑन स्मॉल डिसीजंस, सेव इट फॉर द बिग वंस। दूसरा स्टेप था अपनी एनवायरनमेंट को सपोर्टिव बनाना। किताब में लिखा था कि एनवायरनमेंट का बड़ा असर हमारी विल पावर पर होता है। अगर चीज़ें हमारे सामने हों तो टेम्पटेशन का रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। समीर ने अपने स्टडी टेबल से डिस्ट्रैक्शंस हटाने का फैसला किया। उसने अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दिया और अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। किताब में स्ट्रेस के बारे में भी लिखा था। बताया गया कि स्ट्रेस आपकी विल पावर को सबसे तेज़ी से ख़त्म करता है। समीर ने सोचा कि जब भी वह स्ट्रेस में होता है वह सबसे ज़्यादा अनहेल्थी चॉइसेस करता है। किताब में एक सजेशन था, फाइंड हेल्थी वेज टू मैनेज स्ट्रेस लाइक डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन और अ क्विक वॉक। समीर ने उस रात यूट्यूब पर एक गाइडेड मेडिटेशन वीडियो देखा और उसे ट्राई करने का फैसला किया। किताब में बताया गया था कि हैबिट्स विल पावर को प्रिजर्व करने में मदद करती है। जब आप कोई चीज़ हैबिट बना लेते हैं तो वह ऑटोमेटिक हो जाती है और उसमें विल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। समीर को लगा कि यह बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस थी। उसने सोचा शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैं हर चीज़ को विल पावर से जीतने की कोशिश करता हूँ, जबकि मुझे रूटीन्स पर फोकस करना चाहिए। किताब ने यह भी समझाया कि विल पावर को रिचार्ज करना भी ज़रूरी है। इसमें कुछ सिंपल तरीके बताए गए थे, जैसे कि अच्छी नींद लेना, हेल्थी खाना और ब्रेक्स लेना। समीर ने सोचा, शायद मैं इसलिए इतना ईजिली हार मान लेता हूँ क्योंकि मैं अपनी एनर्जी रिचार्ज करने का ख्याल नहीं रखता। उसने तय किया कि वह रात में कम से कम 7 घंटे की नींद लेगा और दिन में 15 से 20 मिनट के छोटे ब्रेक्स लेगा। उस दिन शाम को समीर ने अपने दिन का रिव्यू किया। उसने महसूस किया कि वह कितना ज़्यादा कॉन्शियस हो गया था अपनी विल पावर को वाइजली यूज़ करने के बारे में। उसने पहली बार यह सोचा कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क करना भी है। उसने लिखा, अगर मैं अपनी एनर्जी और विल पावर को सही तरीके से मैनेज करूं, तो मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूं। मुझे बस सिस्टम्स और हैबिट्स पर फोकस करना है। समीर को अब इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि विल पावर इन्फिनिट नहीं होती, लेकिन सही तरीके से इसे मैनेज करना उसकी ज़िंदगी को आसान बना सकता है। उसने सोचा कि यह सफ़र अभी लंबा है और किताब के अगले लेसन्स उसे और भी वैल्यूएबल चीज़ें सिखाएंगे। उसने चैप्टर का आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हुए खुद से वादा किया कि अगले दिन वह और डिसिप्लिन्ड होकर अपने प्लान्स पर काम करेगा। समीर ने किताब का अगला लेसन खोला और पढ़ना शुरू किया। इस बार चैप्टर का नाम था एम्ब्रेसिंग हार्डशिप फॉर ग्रोथ। पहले पेज पर ही एक बोल्ड लाइन ने उसका ध्यान खींचा, हार्डशिप इज नॉट द एनिमी, इट्स द पाथ टू बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। समीर को यह लाइन पढ़ते ही एक हल्का झटका लगा। उसने महसूस किया कि वह हमेशा मुश्किलों से बचने की कोशिश करता रहा था। उसके लिए चैलेंजेस का मतलब था डिस्कम्फर्ट, और डिस्कम्फर्ट से वह दूर भागता था। लेकिन अब किताब उसे यह सिखाने वाली थी कि कैसे हार्डशिप को अवॉइड करने की बजाय उसे एम्ब्रेस किया जाए। किताब की शुरुआत एक साधारण सवाल से हुई, व्हाट इफ एवरी चैलेंज इन योर लाइफ वॉज अ हिडन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। समीर ने रुक कर सोचा। उसने अपनी जिंदगी के कुछ सबसे मुश्किल पलों को याद किया, जैसे वह समय जब कॉलेज में उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली थी और उसे पार्ट टाइम जॉब्स करके अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ी थी। उस वक्त यह फेज उसे कितना दर्दनाक और स्ट्रेसफुल लगा था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर वह समझ सकता था कि उस मुश्किल वक्त ने उसे कितना मजबूत और सेल्फ रिलायंट बना दिया था। किताब में एक और सवाल था, व्हाट्स योर इंस्टिंक्टिव रिएक्शन टू हार्डशिप, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। समीर को तुरंत अपना जवाब पता चल गया। वह हमेशा फ्लाइट यानी भागने का रास्ता चुनता था। कोई भी मुश्किल चीज सामने आते ही वह एक्सक्यूजेस बनाने लगता था। उसने सोचा, शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, मैं हमेशा आसान रास्ता ढूंढता हूं।
किताब में एक रोचक कहानी थी। ये जापान की एक पुरानी कहानी थी जिसमें एक किसान का जिक्र था। किसान के खेत में हर साल बाढ़ आ जाती थी। हर बार वह निराश होकर बैठ जाता और सोचता कि काश ये बाढ़ ना आती। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं बाढ़ को रोक नहीं सकता तो क्यों न इसे अपनाऊं। उसने खेत में ऐसे चैनल्स बनाए कि हर साल की बाढ़ खेत में जमा होकर उसकी फसल को पोषण देने लगी। अगले कुछ सालों में उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हो गई। कहानी का मॉरल था, डोंट फाइट हार्डशिप, वर्क विथ इट टू ग्रो। समीर को यह कहानी सुनकर अपने स्ट्रगल्स याद आए। उसने सोचा, क्या मैं भी अपने चैलेंजेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में बदल सकता हूं? किताब ने इसके लिए एक नई माइंडसेट अपनाने का सुझाव दिया। लिखा था, व्यू डिस्कम्फर्ट एज अ सिग्नल दैट यू आर ग्रोइंग, नॉट एज समथिंग टू अवॉइड। समीर ने इसे एक मांत्रा की तरह लिया। उसने महसूस किया कि हर बार जब वह किसी मुश्किल चीज को टालता है, वह असल में अपने ग्रोथ को रोक रहा होता है। किताब में यह भी बताया गया कि हार्डशिप से बचने की प्रवृत्ति क्यों होती है। यह हमारे दिमाग की नेचुरल टेंडेंसी है। हमारा ब्रेन कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है क्योंकि डिस्कम्फर्ट को वह खतरे के रूप में देखता है, लेकिन असली ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। समीर को यह लॉजिक समझ आया। उसने खुद से कहा, अगर मैं हर मुश्किल चीज को अवॉइड करूंगा तो मैं कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाऊंगा। एक एक्सरसाइज ने उसका ध्यान खींचा। लिखा था, लिस्ट वन हार्डशिप यू आर करेंटली फेसिंग एंड राइट हाउ इट कुड हेल्प यू ग्रो इफ यू एम्ब्रेस्ड इट। समीर ने अपनी डायरी निकाली और सोचना शुरू किया। उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी पब्लिक स्पीकिंग। उसे लोगों के सामने बोलने में डर लगता था। हर बार वह किसी प्रेजेंटेशन से बचने की कोशिश करता था या फिर किसी और को यह काम दे देता था। उसने लिखा, अगर मैं इस डर का सामना करूं तो यह मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, मुझे लोगों से कनेक्ट करने में मदद करेगा और मेरे करियर को आगे ले जाने में एक बड़ी स्ट्रेंथ बनेगा। किताब ने हार्डशिप को एम्ब्रेस करने के लिए 3 स्टेप्स बताए। पहला स्टेप था रीफ्रेम योर माइंडसेट। इसमें कहा गया कि आपको हर चैलेंज को एक प्रॉब्लम की बजाय एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। समीर ने इसे अपनाने की ठान ली। उसने सोचा, अगली बार जब भी कोई मुश्किल आएगी मैं खुद से पूछूंगा, ये मुझे क्या सिखा सकती है। दूसरा स्टेप था कठिनाई को संभाल पाने योग्य टुकड़ों में तोड़ो। किताब ने समझाया कि बड़ी मुश्किलें अक्सर ओवरवेलमिंग लगती हैं, लेकिन अगर उन्हें छोटे छोटे टास्क्स में बांटा जाए तो उन्हें हैंडल करना आसान हो जाता है। समीर ने अपने पब्लिक स्पीकिंग फियर पर यह अप्लाई किया। उसने सोचा कि वह शुरुआत एक छोटे ग्रुप में बोलने से करेगा, फिर धीरे धीरे लार्जर ऑडियंसेस की तरफ बढ़ेगा। तीसरा स्टेप था फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, नॉट द शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट। इसमें कहा गया था कि जब भी आप किसी हार्डशिप का सामना कर रहे हों तो खुद से पूछें, इससे मुझे 5 साल बाद क्या फायदा होगा। समीर ने सोचा, अगर मैं आज पब्लिक स्पीकिंग का डर जीत लूं तो 5 साल बाद शायद मैं किसी कॉन्फ्रेंस में कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं। यह थॉट उसे मोटिवेट करने के लिए काफी था। किताब में रेजिलियंस यानी दृढ़ता पर भी जोर दिया गया था। लिखा था कि हार्डशिप का सामना करते करते ही रेजिलियंस डेवलप होती है। समीर ने महसूस किया कि रेजिलियंस वही क्वालिटी थी जो उसके अंदर अभी तक डेवलप नहीं हुई थी। उसने सोचा कि वह हर छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट को फेस करेगा ताकि धीरे धीरे उसकी रेजिलियंस बढ़ सके। फिर किताब में एक और कहानी थी, द चाइनीज बैम्बू ट्री। इस पेड़ को 5 साल तक पानी और देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन वह ऊपर नहीं उगता। 5 साल तक आप जमीन में कोई बदलाव नहीं देखेंगे। फिर 5वें साल में यह पेड़ कुछ ही हफ्तों में 90 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसका मोरल था, ग्रोथ ऑफ्टन हैपन्स बिहाइंड द सरफेस, हार्डशिप इज द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर सक्सेस। समीर ने खुद को इस कहानी से जोड़ा। उसने सोचा, शायद मेरी स्ट्रगल्स भी मेरी ग्रोथ के लिए जमीन तैयार कर रही हैं। मुझे बस धैर्य रखना है और मेहनत करते रहना है। उस रात उसने अपने दिन भर का रिव्यू किया। उसने खुद से एक बड़ा सवाल पूछा, आज मैंने कौन सी हार्डशिप एम्ब्रेस की? जवाब था, मैंने पब्लिक स्पीकिंग के डर को फेस करने का प्लान बनाया। उसने महसूस किया कि यह उसका पहला छोटा कदम था। समीर ने किताब का लेसन पूरा पढ़ लिया, लेकिन यह सिर्फ शब्द नहीं थे। उसने इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने का फैसला किया। उसने अपनी डायरी में लिखा, हार्डशिप इज नॉट माई एनिमी, इट्स माई ग्रेटेस्ट टीचर।
From now on, I will welcome challenges as opportunities to grow. अभी उसकी जर्नी लंबी थी, लेकिन समीर को यकीन था कि वह हर लेसन के साथ कुछ और मजबूत बनता जाएगा। उसने किताब का अगला चैप्टर खोलने की तैयारी की, ये सोचते हुए कि अगली बार वह क्या नया सीखेगा। समीर ने अगली सुबह किताब का नया चैप्टर खोला। इस बार शीर्षक था स्मॉल चेंजेस लीड टू बिग रिजल्ट्स। ये पढ़कर ही उसे लगा कि यह लेसन उसकी अब तक की जिंदगी में कहीं ना कहीं मिसिंग था। उसने सोचा, मैं हमेशा बड़े बड़े बदलाव करने की कोशिश करता हूं और फिर कुछ ही दिनों में थक कर रुक जाता हूं। शायद मेरी गलती यही है कि मैं छोटे बदलावों की ताकत को अंडर एस्टिमेट करता हूं। किताब ने शुरुआत एक साधारण लेकिन गहरे सवाल से की, What if you improved by just 1% every day? समीर को यह सवाल सुनकर कुछ अजीब लगा। 1% सुधार सुनने में इतना छोटा लगता है कि इसका असर शायद ही दिखे, लेकिन किताब ने तुरंत यह समझाया कि 1% का बदलाव रोजाना समय के साथ एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। इसे डू कॉम्पाउंड इफेक्ट कहा गया। समीर को यह बात बहुत दिलचस्प लगी। उसने सोचा कि जब बैंक में पैसे कंपाउंड होकर बढ़ सकते हैं तो हैबिट्स और सेल्फ डिसिप्लिन क्यों नहीं। किताब में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था। एक व्यक्ति ने रोज केवल 1% इंप्रूवमेंट की कोशिश की। पहले वह हर दिन सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करता था, फिर अगले हफ्ते इसे 10 मिनट कर दिया। धीरे धीरे 1 साल में उसने अपने फिटनेस लेवल को पूरी तरह बदल दिया। उसने मैराथन दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन यह सब शुरू हुआ 5 मिनट के एक छोटे से बदलाव से। समीर को यह कहानी बहुत इंस्पायरिंग लगी। उसने सोचा, शायद मुझे भी अपनी लाइफ में ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। किताब ने बताया कि बड़ी गोल्स और रेजोल्यूशंस क्यों फेल हो जाते हैं। जब हम एकदम से बड़ा बदलाव करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग ओवरवेल्म्ड हो जाता है। जैसे एक बार समीर ने ठान लिया था कि वह रोज 3 घंटे पढ़ाई करेगा। उसने पहला दिन मोटिवेशन से भरा शुरू किया, लेकिन तीसरे दिन तक वह थक गया और पूरा प्लान छोड़ दिया। किताब ने इसे ऑल और नथिंग मेंटालिटी कहा। इस मेंटल ट्रैप से बचने का सॉल्यूशन था छोटे और सस्टेनेबल चेंजेस। किताब ने अगले पेज पर 3 स्टेप्स बताए कि छोटे बदलावों से बड़े गोल्स तक कैसे पहुंचा जाए। पहला स्टेप था, स्टार्ट विथ समथिंग सो स्मॉल दैट इट फील्स एफर्टलेस। समीर को यह पढ़कर अपने फिटनेस गोल की याद आई। वह हमेशा जिम ज्वाइन करने का सोचता था, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बना पाता था। उसने सोचा, शायद मुझे जिम जाने की बजाय रोज सिर्फ 10 पुशअप्स से शुरुआत करनी चाहिए। यह इतना छोटा टारगेट था कि वह इसे आसानी से कर सकता था। दूसरा स्टेप था, एंकर न्यू हैबिट्स टू एग्जिस्टिंग रूटीन्स। इसमें बताया गया कि अगर आप किसी नई हैबिट को अपनी एग्जिस्टिंग रूटीन के साथ जोड़ते हैं तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। समीर ने इसे अपनी पढ़ाई पर लागू करने की सोची। वह रोज सुबह चाय पीता था। उसने तय किया कि अब से वह चाय पीने के बाद 15 मिनट पढ़ाई करेगा। तीसरा स्टेप था, ट्रैक योर प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल। किताब में लिखा था कि जब आप अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को ट्रैक करते हैं तो मोटिवेशन बनी रहती है। समीर ने इसके लिए एक नोटबुक खरीदी। उसने उस पर लिखा, माई स्मॉल विंस ट्रैकर। उसने तय किया कि हर दिन वह जो भी छोटा बदलाव करेगा उसे इसमें नोट करेगा। किताब में एक रोचक एनालॉजी दी गई थी, द आइस क्यूब इफेक्ट। इसमें कहा गया कि अगर आप एक बर्फ के टुकड़े को 25 डिग्री तापमान पर रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री तक पहुंचेगा, बर्फ पिघलना शुरू कर देगी। इसका मतलब था कि छोटे छोटे बदलाव दिखने में भले ही बेअसर लगे, लेकिन सही समय पर वे बड़ा बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। समीर को यह बात बहुत पसंद आई। उसने सोचा, शायद मुझे इमीडिएट रिजल्ट्स की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और पेशेंस के साथ अपने छोटे स्टेप्स पर फोकस करना चाहिए। किताब में एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था, एलिमिनेट टाइनी ऑब्स्टिकल्स। इसमें कहा गया कि छोटे छोटे बाधाएं भी आपकी प्रोग्रेस को रोक सकती हैं। समीर ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ही ऑब्स्टिकल्स की पहचान की। उसने देखा कि जब भी वह पढ़ाई करना शुरू करता, उसका फोन डिस्ट्रैक्शन बन जाता। उसने तय किया कि वह अपना फोन दूसरे कमरे में रखेगा जब भी वह पढ़ाई करेगा। यह छोटा सा बदलाव उसकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकता था। किताब में एक और कहानी थी, द जापानीज काइजन फिलॉसफी। इसमें बताया गया कि जापान में कंपनियां कैसे छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान देकर बड़ी सफलता हासिल करती हैं।
काइजन का मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। समीर ने सोचा कि अगर यह अप्रोच कंपनियों के लिए काम कर सकती है तो उसकी पर्सनल लाइफ के लिए क्यों नहीं। उसने तय किया कि वह हर दिन बस एक छोटे इंप्रूवमेंट के बारे में सोचेगा, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना हो। किताब ने यह भी बताया कि छोटे बदलावों के साथ कंसिस्टेंसी कैसे बनाई जाए। इसमें एक सलाह थी, डोंट ब्रेक द चेन। इसका मतलब था कि अगर आप किसी हैबिट पर काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि एक भी दिन गैप ना आए। समीर ने इस टेक्निक को अपनाने की सोची। उसने अपनी वॉल पर एक कैलेंडर लगाया और तय किया कि वह हर दिन अपनी न्यू हैबिट्स के लिए एक क्रॉस मार्क लगाएगा। किताब के अंत में एक चुनौती थी, आइडेंटिफाई वन स्मॉल चेंज यू कैन मेक टुडे एंड कमिट टू इट फॉर 30 डेज। समीर ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसने सोचा कि वह रोज 10 मिनट मेडिटेशन करेगा, क्योंकि यह उसकी स्ट्रेस को कम कर सकता था और उसे ज्यादा फोकस्ड बना सकता था। उस रात समीर ने अपनी डायरी में लिखा, बड़े बदलाव महसूस करने में डरावने हैं, लेकिन छोटे बदलाव महसूस करने में संभव है। इफ आई कीप इंप्रूविंग बाय 1% एवरी डे, वेयर कुड आई बी इन अ ईयर। समीर को अब बड़े बड़े प्लान्स बनाने की जरूरत नहीं लग रही थी। वह समझ चुका था कि ट्रांसफॉर्मेशन छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू होती है। उसने खुद से वादा किया कि वह हर दिन बस कुछ बेहतर बनने की कोशिश करेगा। किताब का यह लेसन पढ़ने के बाद समीर को ऐसा लगा कि उसने अपनी सोच का एक बड़ा हिस्सा बदल लिया है। उसने महसूस किया कि छोटी छोटी चीजें जो उसे पहले इनसिग्निफिकेंट लगती थीं, असल में उसकी लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती हैं। उसने किताब का अगला चैप्टर खोलने का फैसला किया, ये जानने के लिए कि और क्या सीखने को मिलेगा। समीर ने किताब का आखिरी चैप्टर पढ़ने का फैसला किया। इतने दिनों से वह इस किताब को अपनी जिंदगी के हर पहलू में लागू कर रहा था और उसने महसूस किया था कि उसकी सोच, आदतें और खुद को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल रहा है। आखिरी चैप्टर का शीर्षक था द जर्नी नेवर एंड्स। इसे पढ़ते ही समीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह समझ गया कि यह किताब उसके लिए एक अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत का संकेत है। इस चैप्टर में बताया गया था कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे एक बार हासिल करके छोड़ दिया जाए। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक सफर जो जिंदगी भर चलता है। इफ यू डोंट यूज इट, इट वीकन्स, बट इफ यू कंटिन्यू टू चैलेंज इट, इट ग्रोज स्ट्रॉन्गर एवरी डे। समीर ने इस बात को महसूस किया। पिछले कुछ हफ्तों में उसने छोटे छोटे बदलावों से अपने डिसिप्लिन को मजबूत किया था और अब उसे डर था कि अगर वह इन बदलावों पर कंसिस्टेंट नहीं रहा तो वह फिर से अपने पुराने हैबिट्स में फंस जाएगा। किताब ने उसे एक नया पर्सपेक्टिव दिया, डोंट स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। समीर ने खुद को हमेशा परफेक्ट बनने के लिए पुश किया था और जब भी वह असफल होता वह खुद पर निराश हो जाता। लेकिन अब उसने समझ लिया था कि असली जीत इस बात में है कि वह लगातार बेहतर बनने की कोशिश करता रहे, चाहे छोटी छोटी असफलताएं क्यों ना हो। किताब के आखिरी हिस्से में एक पावरफुल मैसेज था, हर चुनाव आपकी स्वनियंत्रण को मजबूत करता है या कमजोर करता है। चूज वाइजली। समीर ने इसे अपनी जिंदगी का एक मंत्रा बना लिया। उसने महसूस किया कि उसके हर छोटे डिसीजन का असर उसकी हैबिट्स और उसके गोल्स पर होता है। जैसे अगर वह सुबह कुछ देर और सोने का फैसला करता है तो यह उसकी डिसिप्लिन को कमजोर करेगा। वहीं अगर वह समय पर उठने का फैसला करता है तो यह उसकी विल पावर को मजबूत करेगा। समीर ने किताब से अपनी अब तक की सबसे बड़ी सीखों को समराइज करने की कोशिश की। उसने अपनी डायरी में लिखा, 1. सेल्फ डिसिप्लिन है कि लंबे समय के पुरस्कारों को चुनना है जो छोटे समय के प्रलोभों को पारित करना है। 2. Hardships are not obstacles, they are stepping stones to growth. 3. Small changes when done consistently lead to massive transformations. 4. Your role models are your guides, but your journey is uniquely yours. 5. Willpower is limited, so use it wisely and build habits that support you. इन सारी सीखों ने उसे अपने पुराने माइंडसेट से पूरी तरह अलग कर दिया था। वह अब किसी मैजिक सॉल्यूशन की तलाश नहीं कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसकी जिंदगी की क्वालिटी उसके रोजमर्रा के छोटे छोटे डिसीजंस पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।